हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी यूनिट 2 हम लोगों का चल रहा है। तो आज भी हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी यानी कि यूनिट 2 ही करेंगे। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, ये बता दीजिए पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वॉइस पीपीटी क्लियर है या नहीं? गुड आफ्टरनून। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं? ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को आज रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट 6 करना है। ठीक, तो रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट 6 में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है रिसर्च प्रोसेस। ठीक, पहला टॉपिक आता है वो आता है रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप होते हैं रिसर्च में, स्टेप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं, अनुसंधान प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं, वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं पहले आप। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई मतलब अपना टॉपिक चूज करते हैं आप। ठीक, प्रॉब्लम क्या है, किस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उसको पहले आप डिसाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है। ठीक, समस्या की पहचान करते हैं। ठीक, क्या समस्या है उसकी पहचान करते हैं और फिर उसी के समाधान के लिए आप जो है रिसर्च करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, इवेलुएट द लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर को इवेलुएट करते हैं। ठीक, जिसको लिटरेचर रिव्यू भी कहा जाता है। ठीक, तो इवेलुएट द लिटरेचर यानी कि लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर को रिव्यू करते हैं आप। साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। ठीक, साहित्य का मूल्यांकन यानी कि साहित्य पढ़ते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करके जो है वो आपका दूसरा स्टेप होता है। ठीक, दूसरा चरण होता है। थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएट हाइपोथेसिस। उसके बाद अगर ऐसी रिसर्च है जिसमें हाइपोथेसिस बन रही है तो आप जो है हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। थर्ड स्टेप पे परिकल्पना बनाते हैं। ठीक, थर्ड स्टेप पे आप क्या बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। ठीक, थर्ड स्टेप आपका क्या है, परिकल्पना बनाने का। फोर्थ स्टेप क्या है, तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। ठीक, द रिसर्च डिजाइन। फोर्थ स्टेप क्या है, रिसर्च डिजाइन। डिस्क्राइब रिसर्च डिजाइन यानी कि अनुसंधान डिजाइन। रिसर्च डिजाइन बनाएंगे जिसको ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च भी कहा जाता है, कि किस तरह से रिसर्च करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, पूरा प्रोसेस आप एक लिखते हैं, उसकी उसी को क्या कहा जाता है, रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब पॉपुलेशन। उसके बाद आप पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। पॉपुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कल, पॉपुलेशन किसको कहते हैं। तो जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं उस जनसंख्या की पहचान करते हैं आप। ठीक, जनसंख्या का वर्णन करें, मतलब कि आपकी जनसंख्या कैसी है, क्या है, उसका वर्णन करते हैं। डाटा कलेक्शन, सिक्स स्टेप आता है डाटा कलेक्शन का। उसके बाद आप जो है जब पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर चुके होते हैं तो उसके बाद जो है आप डाटा कलेक्शन करते हैं, डेटा का संग्रह करते हैं। उसके बाद डेटा जो कलेक्ट हो गया उसको डेटा एनालिसिस करेंगे। ठीक, डेटा एनालाइज करेंगे, डेटा का विश्लेषण करेंगे। लास्ट एंड एट स्टेप इज द रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद जो है आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, लास्ट में सबसे रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो ये सारे स्टेप आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट लेखन उसके बाद करते हैं।
तो ये स्टेप आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के टाइप्स क्या हैं? तो बहुत से टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो पहला आता है अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक शोध। ठीक, अप्लाइड रिसर्च यानी कि व्यवहारिक शोध। अप्लाइड रिसर्च is a non-systematic way of finding solution to a specific research problem or issue। किसी स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम या इश्यूज का सॉल्यूशन ढूंढने को ही सिस्टमैटिक नॉन सिस्टमैटिक तरीका है। ठीक, नॉन सिस्टमैटिक तरीके से जो है अगर आप किसी स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम या इशू का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उसी को अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। ठीक, व्यवहारिक शोध किसको कहेंगे? अप्लाइड रिसर्च यानी कि व्यवहारिक शोध विशिष्ट शोध समस्याओं या मुद्दों के समाधान खोजने का एक गैर व्यवस्थित तरीका है। तो ये व्यवस्थित तरीका नहीं होता है बल्कि गैर व्यवस्थित तरीका होता है। तो आप किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक तरह का रिसर्च करते हैं तो वो क्या है? अप्लाइड रिसर्च कहलाएगा। ठीक, These problems or issue can be on an individual। अब ये जो इशू या प्रॉब्लम है ये किसी एक इंडिविजुअल पे हो सकता है, किसी ग्रुप पे हो सकता है या सोसाइटल लेवल पे हो सकता है, पूरी पूरी सोसाइटी के लेवल पे हो सकता है। तो प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अप्लाइड रिसर्च में प्रॉब्लम जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है जिसपे अप्लाइड रिसर्च लग सकती है, ग्रुप लेवल पे भी हो सकता है और सोसाइटल लेवल पे भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड नॉन सिस्टमैटिक। इसको नॉन सिस्टमैटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज इट गोज स्ट्रेट टू फाइंडिंग सॉल्यूशन। ये सीधा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और कोई मतलब नहीं होता है इसको, इसीलिए इसको नॉन सिस्टमैटिक कहा जाता है। ठीक, ये समस्याएं या मुद्दे एक व्यक्ति या समूह सामाजिक स्तर पर हो सकते हैं। ठीक, तो जो भी समस्या या मुद्दा है वो किसी व्यक्ति के स्तर पर भी हो सकता है, किसी समूह के स्तर पर भी हो सकता है और सामाजिक स्तर पर भी हो सकता है। इसे गैर व्यवस्थित कहा जाता है। गैर व्यवस्थित क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सीधे समाधान खोजने के लिए जाता है। ठीक, क्योंकि ये जो है जो इस टाइप की रिसर्च, इस टाइप का जो शोध होता है वो क्या करता है? वो सीधा समाधान खोजने की कोशिश करता है, बाकी सारी चीजों से उसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्शन रिसर्च। कभी कभी लोग एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, कार्रवाई पर शोध। Action research is a research method that aims to simultaneously investigate and solve an issue। ठीक, तो एक साथ एक इशू को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? एक्शन रिसर्च कहेंगे। एक्शन रिसर्च यानी कि कार्रवाई शोध क्या होता है? एक शोध पद्धति है जिसका उद्देश्य एक साथ किसी मुद्दे की जांच और समाधान करना है। तो एक साथ किसी भी मुद्दे की जांच भी और उसके साथ साथ उसका समाधान भी करते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में देखा जाए, एज इट नेम सजेस्ट, क्योंकि इसके नेम में सजेशन है एक्शन का। ठीक, एक्शन रिसर्च कंडक्ट रिसर्च एंड टेक एक्शन एट द सेम टाइम। ठीक, तो सेम टाइम में रिसर्च भी हो रही है और सेम टाइम में भी एक्शन भी लिया जा रहा है, तो इस टाइप के रिसर्च को क्या कहा जाएगा? एक्शन रिसर्च कहा जाएगा। ठीक, इट वॉज फर्स्ट क्वाइंड एज अ टर्म इन 1944। ये जो है पहली बार 1944 में ये टर्म क्वाइंड हुआ था एक्शन रिसर्च का। और इसको किसने किया था? एक एमआईटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था कर्ट लेविन। कर्ट लेविन ने एक्शन रिसर्च का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, क्रियात्मक शोध एक ही समय में अनुसंधान करता है। ठीक, तो एक ही समय में अनुसंधान भी करता है क्रियात्मक शोध और कार्रवाई भी करता है। ठीक, एक ही समय में अनुसंधान भी करता है और उसके साथ उसके साथ साथ सेम टाइम में ही वो क्या करता है? कार्रवाई भी करता है। तो ऐसे टाइप के शोध को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक शोध कहा जाता है। ये पहली बार 1944 में एमआईटी के प्रोफेसर कर्ट लेविन द्वारा एक शब्द के रूप में गढ़ा गया था। ठीक, तो 1944 में
MIT के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था कर्ट लेविन। उन्होंने इस शब्द का को गढ़ा था। कौन से शब्द को? क्रियात्मक शोध के शब्द को। ठीक, क्रियात्मक शोध के शब्द। प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। अब ये इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्शन रिसर्च का प्रोसेस क्या है। ठीक, क्रिया अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है। एक्शन रिसर्च यानी कि क्रिया अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है। तो प्लान, पहले आप जो है प्लान बनाते हैं यानी कि योजना बनाते हैं किसी भी चीज के बारे में, जिसके बारे में जिसके ऊपर आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर आप एक्शन रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से रिसर्च करेंगे उसका प्लान बनाएंगे पहले आप। ठीक, या उस इशू को कैसे सॉल्व करेंगे उसका प्लान आप बनाएंगे। ठीक, उसके बाद एक्शन, प्लान बनाए अब एक्ट किए। ठीक, उस प्लान का को जो है इवेल्युएट मतलब उसको इम्प्लीमेंट किए, जिसको एक्शन कहा जाएगा, कार्य कहा जाएगा। ठीक, तो पहले प्लान, फिर एक्शन, योजना, फिर कार्य, उसके बाद ऑब्जर्व। फिर आप देखेंगे कि जो आपने एक्शन किया है वो काम कर रहा है या नहीं, अवलोकन करना। ठीक, अवलोकन करना मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपने एक्शन किया है उससे इशू रिजॉल्व हो गया है या नहीं हुआ। ठीक, फिर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रतिबिंबित करना। ठीक, फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक, तो प्लान, एक्शन, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, योजना, कार्य, अवलोकन करना, प्रतिबिंबित करना, ये चार जो है प्रोसेस हैं किसी भी एक्शन रिसर्च के। तो एक्शन रिसर्च जब भी होगा तो ये चार प्रोसेस को फॉलो करेगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक्शन रिसर्च में जो चार प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पॉवर। ठीक, पॉवर मतलब प्लान, एक्शन, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट या कप। हिंदी में इसको एकअप, यकअप के नाम से याद रख सकते हैं आप। योजना, कार्य, अवलोकन और प्रतिबिंबित। ठीक, तो ये एक्शन रिसर्च के प्रोसेस हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, यानी कि परख शोध क्या होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ मेथडोलॉजी अप्रोच दैट इन्वेस्टिगेट रिसर्च क्वेश्चंस। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, एक मेथडोलॉजी अप्रोच है जो क्या करता है, रिसर्च क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करता है। रिसर्च क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करता है दैट हैव नॉट प्रीवियसली बीन स्टडीड इन डेप्थ, जिसको पहले कभी डेप्थ में पढ़ा नहीं गया है। तो एक्सप्लोर करते हैं, आप एक नई चीज की खोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जिसको तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने की आप कोशिश करते हैं जिसको पहले कभी आंसर ना किया जा चुका हो या पहले कभी उसके बारे में बहुत डेप्थ में स्टडी ना की जा चुकी हो। तो एक्सप्लोर मतलब होता है कोई नई चीज खोजना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मतलब कि वो रिसर्च में ही आप कोई नई चीज, नई खोज कर रहे हैं। ठीक, परख शोध, खोजपूर्ण शोध या एक कार्य प्रणाली दृष्टि है, दृष्टिकोण है। तो ये क्या है, शोध, खोजपूर्ण शोध यानी कि परख शोध क्या है, एक कार्य प्रणाली दृष्टि है जो उन शोध प्रश्नों की जांच करता है। तो ये उन शोध प्रश्नों की जांच करता है जिनका पहले गहराई से अध्ययन नहीं किया गया। ठीक, तो एक नई चीज खोजने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में पहले से कभी बहुत गहराई से अध्ययन ना किया गया। ठीक, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ऑफन क्वालिटेटिव एंड प्राइमरी इन नेचर। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो ज्यादातर क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है और प्राइमरी इन नेचर होती है। नेचर में जो है वो प्राइमरी होती है। ठीक, तो क्वालिटेटिव होती है और नेचर में प्राइमरी होती है, ये चीजें आपको याद रखना है। Exploratory research is often qualitative and primary in nature. खोजपूर्ण अनुसंधान अक्सर गुणात्मक और प्राथमिक प्रकृति का होता है। ठीक, तो अक्सर ये क्या होते हैं, खोजपूर्ण अनुसंधान ज्यादातर जो है ये गुणात्मक होते हैं और प्राथमिक प्रकृति के होते हैं। ठीक, however a study with a large sample conducted in an exploratory manner can be quantitative as well. ठीक, लेकिन आप ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कहा है कि मोस्ट ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, ऐसा नहीं कि हमेशा। ठीक, जब ऑलवेज दे देगा तब ये आप कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो है कभी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं हो सकती। ऐसा भी है कभी कभी जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च भी होती है
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। ठीक, क्वांटिटेटिव डाटा भी आपको मिलता है। ठीक, हालांकि खोजपूर्ण तरीके से किए गए बड़े नमूने के साथ एक अध्ययन मात्रात्मक भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो है गुणात्मक ही होगा, कभी कभी वो मात्रात्मक भी हो सकता है। ठीक, हमेशा जो है वो क्वालिटेटिव नहीं हो सकता, मोस्ट ऑफन होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक, कभी कभी जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मुलेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को फॉर्मुलेटरी रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को फॉर्मुलेटरी रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनुसंधान के रूप में भी सूत्र अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इसे सूत्र अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है। तो खोजपूर्ण अनुसंधान को का दूसरा नाम क्या है? सूत्र अनुसंधान। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे आपसे क्वेश्चन की एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का दूसरा नाम क्या है। या हो सकता है कि ऐसा भी हो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जगह पे फॉर्मुलेटरी रिसर्च दिया हो। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को ही कभी कभी फॉर्मुलेटरी रिसर्च भी कहा जाता है। टू एक्सप्लोर न्यू फिनोमेना, अब ये रिसर्च क्यों होती है? ताकि एक नए फिनोमेना को एक्सप्लोर किया जा सके, एक नए फिनोमेना की खोज की जा सके। ठीक, नई घटनाओं का अन्वेषण करने के लिए। ठीक, तो नई घटनाओं की खोज करने के लिए ज्यादातर जो है खोजपूर्ण रिसर्च किया जाता है। इट इज इंडक्टिव इन नेचर, ये जो है नेचर में इंडक्टिव होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं इंडक्टिव डिडक्टिव डिडक्टिव के बारे में। इंडक्टिव क्या होता है? जो स्पेसिफिक टू जनरल होता है, मतलब स्पेसिफिक पैटर्न पे हम लोग जनरलाइजेशन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? इंडक्टिव रिसर्च कहा जाता है। ठीक, तो इंडक्टिव इन नेचर होती है ये। ठीक, नो हाइपोथेसिस, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जब अभी हम लोग इसके डेफिनेशन में क्या पढ़े हैं? डेफिनेशन में ये पढ़े हैं कि इससे पहले उसके बारे में बहुत डेप्थ में स्टडी ना की गई हो। और इंडक्टिव में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब बहुत लिमिटेड नॉलेज हो या कोई भी नॉलेज ना अवेलेबल हो, तब हम इंडक्टिव रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं दोनों को कि इंडक्टिव रिसर्च में जो है बहुत लिटिल नॉलेज होती है और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में भी लिटिल नॉलेज होती है, इसीलिए ये क्या है? एक इंडक्टिव रिसर्च है नेचर में। नो हाइपोथेसिस, इसमें कोई भी हाइपोथेसिस नहीं होती। ठीक, इसमें कोई भी हाइपोथेसिस नहीं होती। ये प्रकृति में अगमनात्मक है। ठीक, ये जो है अगमनात्मक होते हैं। ठीक, तो ये जो शोध है ये क्या है? अगमनात्मक है, कोई परिकल्पना नहीं होती है। तो हमने ये भी देखा कि ज्यादातर जो है, ऐसा नहीं है कि हमेशा, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इंडक्टिव रिसर्च में कभी भी हाइपोथेसिस नहीं होती। ठीक, ऐसा नहीं आप कह सकते कि हमेशा नहीं होती, इंडक्टिव रिसर्च में अक्सर हाइपोथेसिस नहीं होती। ठीक, कहीं कहीं कुछ रिसर्च में, इंडक्टिव रिसर्च में भी हाइपोथेसिस यूज की जाती है। ठीक, लेकिन हमेशा मतलब हाइपोथेसिस इंडक्टिव रिसर्च में नहीं यूज की जाती। आगमनात्मक शोध में परिकल्पना की ज्यादातर जो है जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कह सकते हैं कि आगमनात्मक शोध में कभी भी परिकल्पना की जरूरत नहीं होती है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कोई भी हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है, कोई भी परिकल्पना की जरूरत नहीं होती। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक, एक पॉपुलेशन की, अपने पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को जब आप डिस्क्राइब करते हैं और फिनोमेना बीइंग स्टडीड, या किसी फिनोमेना जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं उसको अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मतलब पूरा एक एक डिटेल बता रहे हैं। ठीक, जैसे कि आप एक ट्राइबल पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, जाके ट्राइबल कम्युनिटी की स्टडी कर रहे हैं, तो अब वो लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से मैरिज सिस्टम है उनके अंदर, किनशिप सिस्टम क्या है, सारी चीजें अगर आप बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं तो इस ऐसे रिसर्च को क्या कहा जाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। इसमें आप कुछ खोज नहीं करते हैं, बल्कि जैसा है वैसा आप जो है डिस्क्राइब करके बता देते हैं। ठीक, वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है? वर्णनात्मक शोध का उपयोग
अध्ययन की जा रही आबादी घटनाओं की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो किसी भी आबादी या किसी की भी घटना की विशेषता को बताने के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान किया जाता है, क्योंकि वर्णनात्मक अनुसंधान कोई नई चीज की खोज नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, एज इट इज, जैसा है वैसा वो पूरा डिटेल में बताकर छुट्टी ले लेगा, मतलब पूरी डिटेल में बता के आप रिसर्च हो जाता है आपका कंप्लीट। ठीक, जैसे मैंने बताया कि अभी आदिवासी के किसी समुदाय की स्टडी आपको करना है, तो उनकी पूरी एक एक डिटेल आपने दे दिया, वही आपका क्या हो गया, वर्णनात्मक अनुसंधान हो गया। It does not answer questions about how, when, why the characteristic occur। ठीक, ये किसी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता, करता है कि कैसे हुआ, अगर ऐसा है तो कैसे है, बस वो ये बता देगा कि ऐसा है। ठीक, जैसे अगर मैरिज सिस्टम में उनमें कुछ चेंज आ रहा है, सपोज करिए कि वो जो है रात में मैरिज नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ दिन में करते हैं। ठीक, रात में उनके यहाँ मैरिज अशुभ माना जाता है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप ये नहीं बताएंगे कि क्यों नहीं माना है, क्यों नहीं करते हैं, बस सिर्फ ये बता देंगे कि रात में नहीं करते हैं, दिन में करते हैं। ठीक, मैरिज सेरेमनी जो होती है वो कभी भी रात में नहीं होती है बल्कि दिन में होती है। अब क्यों होती है इसका जवाब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं देते हैं। कब होती है ऐसा भी जवाब आप नहीं देते। ठीक, मतलब ऐसा है क्यों हुआ, कब से हुआ, ये भी जवाब आप नहीं देते हैं, वाई, और ऐसा क्यों करते हैं। ठीक, ये सब नहीं, जैसा है एज इट इज आप लिख के दे दिए, डिस्क्राइब करके बता दिए कि ऐसा ऐसा है, वो क्यों है, कैसे है, कब है, ये इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक, रादर इट एड्रेस द व्हाट क्वेश्चन, लेकिन ये जो है व्हाट क्वेश्चन को एड्रेस करता है। व्हाट मतलब कि क्या है। ठीक, क्या है इसको जो है वो एड्रेस करता है। जैसे एक ट्राइबल पॉपुलेशन की आपने स्टडी किया तो वहां का सिस्टम क्या है। ठीक, तो सारे सिस्टम को आपने डिस्क्राइब कर दिया, तो व्हाट क्वेश्चन को ये आंसर करता है, लेकिन हाउ, व्हेन, व्हाई, इन सब क्वेश्चन का जवाब कभी भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं देता है। ठीक, ये इस बारे में प्रश्नों का उत्तर नहीं देता कि विशेषताएं कैसे, कब और क्यों उत्पन्न हुई। ठीक, तो इसका जो है जवाब कभी भी जो डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक शोध जो होता है वो कभी भी इसका जवाब नहीं देता है कि कोई भी विशेषता कैसे, कब और क्यों उत्पन्न हुई, लेकिन वो सिर्फ ये बताता है कि विशेषता क्या है। कि क्या का जवाब सिर्फ देता है, कौन कौन सी विशेषता है, क्या विशेषता है ये बता देगा, लेकिन कब है, क्यों है, कैसे है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक शोध। अब ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या आता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च is a method developed to investigate a phenomena that has not been studied or explained properly। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आप कैसे करते हैं, जिसके बारे में रिसर्च तो हो गई है, पहले भी रिसर्च हुई है उसके बारे में, उस फेनोमेना के बारे में, उस इशू के बारे में पहले भी रिसर्च हुई है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से नहीं किया गया है और पूरी प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। वहां पे आप क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। या तो उसके बारे में कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया गया या बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। ठीक, तब आप जो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज अ मेथड डेवलप्ड टू इन्वेस्टिगेट अ फेनोमेना दैट हैज नॉट बीन स्टडीड और एक्सप्लेन प्रॉपरली। ठीक, तो ऐसे फेनोमेना के बारे में ये इन्वेस्टिगेट करता है जो कभी भी स्टडी नहीं की गई या मतलब बहुत कम उसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक, व्याख्यात्मक शोध एक ऐसी घटना की जांच के लिए विकसित एक विधि है जिसका अध्ययन या व्याख्या ठीक से नहीं की गई। ठीक, तो जिसका अध्ययन या व्याख्या ठीक से नहीं की गई है उसकी जांच करने के लिए कौन सा शोध आप करते हैं, व्याख्यात्मक शोध करते हैं। ठीक, its main intention is to provide details about where to find a small amount of information। तो इसका मेन इंटेंशन क्या है कि कहां से एक छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य इस बारे में विवरण प्रदान करना है
कि छोटी मात्रा में जानकारी कहाँ से प्राप्त करें। ठीक, मतलब कि छोटी-छोटी भी जानकारी कहाँ से प्राप्त करें, ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का, व्याख्यात्मक रिसर्च का, शोध का काम होता है। ठीक। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मतलब ये कैसे हाउ, व्हेन और व्हाई का जवाब नहीं देता है, बल्कि व्हाट का सिर्फ जवाब देता है। आपने एक बहुत ही फेमस चीज के बारे में अभी रिसेंटली सुना होगा, चंद्रयान 3। ठीक, तो चंद्रयान 3 भी एक टाइप का शोध कर रहा है, एक टाइप का रिसर्च कर रहा है। ठीक, अब ये जो है एक टाइप का रिसर्च कर रहा है, एक टाइप का शोध कर रहा है, तो ये कभी भी हाउ, व्हेन और व्हाई का जवाब नहीं देगा। ठीक, आपने देखा होगा, अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा, तो इसने कहा कि ठीक है, चांद पे जो है ऑक्सीजन मिल गया, चांद पे ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, लेकिन कैसे पाया जाता है, कब से पाया जाता है और क्यों पाया जाता है, इसका जवाब कभी भी चंद्रयान नहीं देगा। तो ये क्या है, एक तरह का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहा है। ठीक, उसने कहा कि टेम्परेचर जो है, जो सतह का टेम्परेचर है, वो 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस जाता है, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस जाता है। मतलब कि गर्म माहौल है, हॉट माहौल है वहां का, मतलब मौसम जो है वो हॉट है। ठीक, तो सतह की बात कर रहा, और कह रहा है कि अगर आप 10 सेंटीमीटर नीचे भी जाते हैं, 10 सेंटीमीटर नीचे, मतलब कि बहुत कम है, 10 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। आप अंदाजा लगाइए 10 सेंटीमीटर कितना हो सकता है। ठीक, अगर सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे ही जाते हैं, तब भी ये जो है टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, मतलब बहुत कोल्ड है। तो ऐसा क्यों है, ये कभी चंद्रयान 3 नहीं बताएगा। ये आपके वैज्ञानिक बता सकते हैं, हो सकता है बाद में रिसर्च करके। ठीक, लेकिन क्यों है ये चंद्रयान 3 नहीं बताएगा, बस है ये बता देगा। ठीक, तो वो जो है ये बता दे रहा है, वही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि चंद्रयान 3 जो जो चीजें बताएगा वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इस पे हो सकती है कि बाद में लोग इसको एक्सप्लेन करें कि अच्छा, सतह पे टेम्परेचर ऐसा है, नीचे उसके 10 सेंटीमीटर नीचे बहुत कोल्ड है, तो ऐसा क्यों है, उसको एक्सप्लेन करके बताएं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो जाएगा। समझ में आया क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नेक्स्ट आता है को रिलेशनल रिसर्च, सह संबंधी अनुसंधान। ठीक, को रिलेशनल रिसर्च यानी कि सह संबंधी अनुसंधान। अब ये क्या होता है, सह संबंधी अनुसंधान। अ कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन investigates relationship between variables without the researcher controlling or manipulating any of them। ठीक, कोरिलेशनल रिसर्च क्या है, कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन इन्वेस्टिगेट, ये इन्वेस्टिगेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन, रिलेशन इसमें आता है ना। तो कोरिलेशनल रिसर्च मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल्स के बीच में, हम लोग कल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये बताने के लिए, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोरिलेशनल रिसर्च किया जाता है, विदाउट द रिसर्चर कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग एनी ऑफ देम। लेकिन इसमें शर्त ये है, कोरिलेशनल रिसर्च करते वक्त शर्त ये है कि रिसर्चर जो है उसमें से कोई भी वेरिएबल को वह मैनिपुलेट नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा या मैनिपुलेट नहीं करेगा, जैसा है वैसा उसको रहने देना है, और उसके बाद उसके बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है वो बताना है। ठीक, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। सहसंबंधी अनुसंधान क्या है, एक सहसंबंधी अनुसंधान अभिकल्प अनुसंधानकर्ता द्वारा इसमें से किसी को भी नियंत्रित या हेर फेर किए बिना चरों के बीच संबंधों की जांच करता है। तो सहसंबंधी अनुसंधान क्या है, दो चरों के बीच में, दो या दो से ज्यादा चरों के बीच में संबंध की जांच करता है, लेकिन कभी भी उसको जो है, जो
अनुसंधान करता है वो कभी भी उसको नियंत्रित करने या हेर फेर करने के चक्कर में नहीं रहेगा। ठीक, जैसा है वैसा वो बता देगा, कभी भी ये नहीं सोचेगा कि उसमें किसी एक चर को नियंत्रित कर ले या हेर फेर कर दे, उसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक, तो सह संबंधी रिसर्च इसी को कहते हैं जब आप जो है दो चरों के बीच में संबंध खोजने की कोशिश करते हैं, संबंध की जांच करने की कोशिश करते हैं। A correlational correlation reflect the strength and or direction of the relationship between two or more variables। ठीक, तो ये कोरिलेशनल रिसर्च जो है डायरेक्शन भी पता करेगा, स्ट्रेंथ भी पता करेगा। हो सकता है कि कभी, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, कोविड, कोविड एंड कोल्ड। सो कोल्ड क्या है? कोल्ड मान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कोविड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जितना कोल्ड बढ़ेगा उतना कोविड भी बढ़ेगा, जितना कोल्ड घटेगा उतना कोविड भी घटेगा। तो एक तक इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सेम डायरेक्शन में रिलेशनशिप हो रहा है। लेकिन हॉट और कोविड का अगर देखेंगे हम लोग, तो जितना गर्मी बढ़ेगी यानी कि जितना हॉटनेस बढ़ेगी उतना जो है क्या बढ़ेगा, उतना कोविड कम होगा। तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन बदल गई, मतलब अलग डायरेक्शन है और सेम डायरेक्शन नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है दोनों वेरिएबल्स। ठीक, अब यहाँ पे वीक रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे जो है कोल्ड और कोविड के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो स्ट्रेंथ भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। ठीक, कि वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या है या उसकी डायरेक्शन क्या है। द डायरेक्शन ऑफ अ कोरिलेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि डायरेक्शन जो है या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो यहाँ पे देखिए कोविड और कोल्ड के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है। जैसा को जितना कोल्ड बढ़ेगा उतना कोविड भी बढ़ेगा। ठीक, हॉट और कोविड के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या है, निगेटिव है। जितना हॉट मतलब गर्म मौसम होगा यानी कि जितना हॉट बढ़ेगा, जितना हॉटनेस बढ़ेगी उतना जो है कोविड कम होगा। ठीक, एक सह संबंध दो या अधिक चर के बीच संबंध की ताकत और या दिशा को दर्शाता है। ठीक, तो संबंध की ताकत क्या है या उसे उसकी दिशा को दर्शाता है। सह संबंधी की दिशा या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। तो सकारात्मक मतलब कि ठंड और कोरोना, जितना ठंड बढ़ेगी उतना कोरोना बढ़ेगा, ये क्या है, सकारात्मक है, सकारात्मक दिशा है। और नकारात्मक मतलब जितना गर्मी बढ़ेगी उतना कोरोना कम होगा, तो ये नकारात्मक संबंध है। ठीक, नकारात्मक दिशा संबंध। 4 बजे वाली क्लास कब होगी, मतलब 4 बजे भी आप लोग की कोई क्लास रहती है क्या डेली? तो उसका तो मुझको नहीं पता, वो मैम जो पढ़ाती हैं वो इन्फॉर्म कर देंगी आपको। आप देख लीजिए, आपके कोर्स में जाके देख लीजिए, वहां पे शेड्यूल हुई होगी क्लास 4 बजे की, अगर कोई होगी तो। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान। अब ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रायोगिक अनुसंधान क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ स्टडी कंडक्टेड विद अ साइंटिफिक अप्रोच। ठीक, तो ये जो है ऐसी स्टडी है जो साइंटिफिक अप्रोच के जरिए कंडक्ट की जाती है, यूजिंग टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स, दो सेट्स ऑफ वेरिएबल्स का यूज करके। ठीक, प्रायोगिक अनुसंधान एक ऐसा अध्ययन है जो चर के दो सेटों का उपयोग करके, तो चर के दो सेटों का उपयोग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, दो चर या दो वेरिएबल्स ले लिए। अब दोनों के बीच में जो है आप कुछ
एक्सपेरिमेंट करके जो भी रिजल्ट आता है वो लिखते हैं। तो इस तरह का क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाता है। जैसे दो केमिकल्स के बीच में आप रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक, दो केमिकल के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या है, दो केमिकल अलग अलग वेरिएबल हो गए, ठीक। अब उनके बीच में आप जो है रिसर्च करा रहे हैं, तो ये किस तरह का रिसर्च होगा, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। हाँ, 5 बजे तक क्लास होगी। The first set act as a constant which you use to measure the differences of the second set, ठीक। तो फर्स्ट सेट यानी कि पहला जो वेरिएबल है वो क्या है, और वो किस तरह काम करता है, सेट एक्ट एज कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होता है, ठीक। विच यू यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ द सेकंड सेट, ठीक, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं कि सेकंड सेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड फॉर एग्जांपल आर एक्सपेरिमेंटल, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक। पहला सेट एक स्थिरांक के रूप में कार्य करता है। स्थिरांक मतलब वो हमेशा स्थिर रहता है, जिसका उपयोग आप दूसरे सेट के अंतरों को मापने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए मात्रात्मक अनुसंधान विधियां प्रयोगमा प्रयोगात्मक हैं, ठीक, प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल है, ठीक। तो अब इसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने एसिड ले लिया, ठीक, और एक दूसरा वेरिएबल आप लिटमस पेपर ले रहे हैं, ठीक। तो अब आपने मतलब ये एसिड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लिटमस पेपर आपने आपने लिटमस पेपर को एसिड में डाला, अब आपने देखा कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, फिर आप जो है एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, क्या, पीएच स्केल ले रहे हैं, ठीक। पीएच स्केल से फिर आप देख रहे हैं कि मतलब एसिड में क्या चेंजेस आ, मतलब इसमें पीएच स्केल में क्या शो कर रहा है, एसिड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो ये तो साइंटिफिक रिसर्च हो गया। ऐसे ही हम लोग सोशल साइंस में भी बहुत सारी रिसर्च करते हैं। कुछ चीजें, दो वेरिएबल्स को लेते हैं, एक वेरिएबल्स को कांस्टेंट लगाते हैं, फिर उसमें देखेंगे कि दूसरे लोग जो है अलग अलग लोगों को लाके, आप अलग अलग सैंपल को लाके वहां पे टेस्ट करते हैं, और फिर उसको जो भी चेंजेस आते हैं उनको रिकॉर्ड करके इस तरह से आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, ठीक। जैसे कि बहुत सी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा कि जब कोई पॉलिसी होती है तो उस पॉलिसी को पहले अप्लाई कर दिया जाता है बहुत कम पॉपुलेशन पे, ठीक। तो वहां पे आप क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस पॉलिसी से क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सब क्या है, एक तरह का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, कार्योत्तर अनुसंधान। अच्छा, एक चीज जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो चीजें यहाँ पे बताना चाहिए था कि क्या है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, क्योंकि एक वेरिएबल जो है वो कॉज होगा और दूसरे वेरिएबल पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट दोनों होता है। पहला सेट एक स्थिरांक के रूप में होता है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण और प्रभाव दोनों होता है, कारण और प्रभाव दोनों होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, कार्योत्तर अनुसंधान क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी आर आफ्टर द फैक्ट रिसर्च is a category of research design in which the investigation start after the fact has occurred। जब कोई फैक्ट हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट मतलब पहले कोई फैक्ट हुआ है उसके बाद, पोस्ट मतलब उसके बाद रिसर्च की जा रही है, ठीक। पहले कोई इवेंट हो गया है, उसके बाद उस इवेंट पे रिसर्च की जा रही है, तो ये क्या है, एक तरह का एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। कार्योत्तर अनुसंधान, जैसे कोविड हो गया, ठीक, कोविड क्या था, एक फैक्ट था, हो गया, उसके बाद आप उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक। आफ्टर द फैक्ट हैज ऑकर्ड विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर, ठीक। रिसर्चर जो है उसको इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बल्कि जैसा है उसको बाद में उस पर क्या असर पड़ा उसका रिसर्च करता है। इसमें हाइपोथेसिस की जरूरत होती है, ठीक, हाइपोथेसिस इज रिक्वायर्ड, इसमें हाइपोथेसिस की जरूरत होती है।
एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी या कार्योत्तर अनुसंधान क्या होता है? आफ्टर द फैक्ट रिसर्च होता है, डिजाइन की एक श्रेणी है जिसमें शोधकर्ता के हस्तक्षेप के बिना तथ्य घटित होने के बाद जांच शुरू होती है। तथ्य घटित होने के बाद जांच शुरू होती है, कोई भी तथ्य घटित हो गया उसके बाद उसकी जांच शुरू हुई। ठीक। परिकल्पना आवश्यक है, इसमें परिकल्पना की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक। तो इसमें आप कॉज नहीं बल्कि सिर्फ इफेक्ट की बात करते हैं। सिर्फ इफेक्ट मतलब कोई घटना हुई या कोई तत्व हुआ, घटित हुआ, अब उस पे उससे क्या इफेक्ट हुआ उसकी आप स्टडी करते हैं, इफेक्ट की बात करते हैं सिर्फ, इसमें कॉज नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोस्पेक्टो में। ठीक। इफेक्ट की बात सिर्फ आप करते हैं, प्रभाव की बात सिर्फ आप करते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान। अब ये ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डाटा अबाउट अ पास्ट इवेंट। जब आप किसी पास्ट इवेंट की स्टडी करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं और उससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करते हैं, तो उसको हिस्टोरिकल रिसर्च कहा जाता है। कोई पास्ट इवेंट, कोई पास्ट आइडिया, in order to find how they affect the present event and ideas। ठीक। किस लिए? ताकि मतलब आज के दौर में, आज के इवेंट्स में या आइडियाज में जो पहले के इवेंट्स या आइडियाज थे उनका क्या असर है, इसको इसकी पहचान करने के लिए आप क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। ठीक। तो पास्ट इवेंट की आप रिसर्च करते हैं और किस लिए करते हैं कि प्रेजेंट इवेंट में जो पास्ट का इवेंट था उसका क्या असर हुआ। ठीक। ऐतिहासिक अनुसंधान पिछली घटनाओं या विचारों के बारे में डेटा एकत्र करने और व्याख्या करने की एक प्रक्रिया है। ठीक। डेटा एकत्र करने और उसकी व्याख्या करने की एक प्रक्रिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्होंने वर्तमान घटनाओं और विचारों को कैसे प्रभावित किया, ताकि मतलब आप ये पता लगा सकें कि जो मतलब पहले की घटनाएं थी, ठीक, पिछली घटनाएं थी, उनका अभी वर्तमान की घटनाओं पे क्या प्रभाव है। ठीक। इसको पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। It studies possible reason behind certain event to explain their influence on the event that follows। ठीक। ये कुछ घटनाओं के पीछे संभावित कारणों का अध्ययन करते हैं, मतलब कि जो पास्ट में घटनाएं हुई उसका कारण क्या था उसका अध्ययन करते हैं ये लोग। ठीक। इस स्टडी पॉसिबल रीजन बिहाइंड सर्टेन इवेंट, मतलब वो जो इवेंट हुआ उसके पीछे क्या रीजन था, टू एक्सप्लेन देयर इन्फ्लुएंस ऑन द इवेंट दैट फॉलो। ठीक। ताकि मतलब जो बाद में इवेंट हो रहे हैं उनमें क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक। ये कुछ घटनाओं के पीछे संभावित कारणों का अध्ययन करता है ताकि बाद की घटनाओं पर उसके प्रभाव की व्याख्या की जा सके। ठीक। ताकि बाद की घटनाओं पर उसके प्रभाव की व्याख्या की जा सके। तो हिस्टोरिकल रिसर्च ये होता है कि आप पास्ट इवेंट की जब स्टडी करते हैं, पिछली घटनाओं की स्टडी करते हैं, और ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो अभी के इवेंट्स या आइडियाज हैं, जो अभी की घटनाएं या विचार हैं, उनके ऊपर जो पिछली घटनाएं थी उनका क्या असर हुआ, या पिछले जो इवेंट थे उनका क्या असर हुआ अभी की घटनाओं पर, इसकी स्टडी करते हैं। और ज्यादातर जो है आप देखते हैं कि रीजन क्या था, जो घटना हुई उसका रीजन क्या था, जो इवेंट्स हुआ वो उसका रीजन क्या था। अब उस रीजन को जब आप पता करते हैं तो इसलिए पता करते हैं ताकि आप उसका इन्फ्लुएंस आज के समाज में, यानी कि वर्तमान समाज में या वर्तमान इवेंट या घटना में कैसे हुआ, ये पता लगाने के लिए आप हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। हाइपोथेसिस नॉट रिक्वायर्ड। अब हिस्टोरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती, परिकल्पना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में आप ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं होती हैं, आप खोज करते हैं जाके। ठीक। हिस्टोरिकल चीजों की खोज करते हैं। ठीक। तो ज्यादातर ये इंडक्टिव रिसर्च हो सकता है। नो मैनिपुलेशन, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, जैसा है वैसा, जैसा आपको हिस्ट्री में मिलता है वैसा आप लिखते जाते हैं, कोई हेर फेर नहीं होता है,
कोई कंट्रोल नहीं होता, नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक, तो ना हेर फेर होता है, ना नियंत्रण होता है, इसमें हाइपोथेसिस भी नहीं होती। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है इवेलुएटिव रिसर्च, मूल्यांकन अनुसंधान। ठीक, इवेलुएट मतलब किसी चीज को इवेलुएट करना, मूल्यांकन यानी कि किसी चीज का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन मतलब कि जांचना, देखना कि उसका असर क्या हुआ है। ठीक, इवेलुएटिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च यूज्ड टू इवेलुएट अ प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट। ठीक, कोई प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट को इवेलुएट करने के लिए आप इवेलुएटिव रिसर्च करते हैं एंड कलेक्ट डाटा टू हेल्प इम्प्रूव योर सॉल्यूशन, ताकि जो मतलब अपने सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए आप डाटा एकत्र करते हैं इवेल्यूटिव रिसर्च। मूल्यांकन अनुसंधान एक प्रकार का शोध है जिसका उपयोग किसी उत्पाद या अवधारणा का मूल्यांकन करना है और आपके समाधान को बेहतर बनाने के में सहायता के लिए डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट बाई किया, आईफोन 14 प्रो मैक्स। ठीक, अब अगर आईफोन कंपनी को जो है, एप्पल कंपनी को अगर इवेल्युएटिव रिसर्च करना है तो अपने कस्टमर से पूछेगी कि ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, इसमें आपको मतलब क्या क्या चीजें, कल कौन कौन से फीचर मिल जा रहे हैं या कौन कौन सी कमियां मिल रही हैं, क्या अच्छाई है इस प्रोडक्ट के बारे में और क्या कमी है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये क्या है, एक तरह से इवेल्युएटिव रिसर्च। या कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक, उसके बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स का एग्जांपल दिया है, तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो कंपनी खुद ज्यादातर ऐसे काम करती है। या क्रेडिट कार्ड वाले देखेंगे आप, या मतलब जो कस्टमर केयर होता है, ज्यादातर आपके पास फीडबैक मैसेज आता है, तो वो फीडबैक मैसेज जो आता है वो क्या है, एक तरह का इवेल्युएटिव रिसर्च होता है। ठीक, जहाँ पे आप इवेलुएट करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमने बेचा है वो उसका मतलब बेनिफिट क्या है और किस उसमें कमियां क्या है, ताकि आप जो है उसको फिर उसको इम्प्रूव कर सकें। बाद में अपडेट्स आते हैं ना मोबाइल फोन में, तो ये क्या है, एक तरह का जब आप फीडबैक देते हैं, बताते हैं उसमें कि ठीक है सब कुछ तो सही है लेकिन इसमें ये कमी है। ठीक, तो उस कमी को दूर करने के लिए फिर अपडेट्स दिए जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का इवेलुएटिव रिसर्च, मूल्यांकन अनुसंधान। इवेल्युएटिव रिसर्च हैज मेनी बेनिफिट। इवेल्युएटिव रिसर्च में बहुत सारे बेनिफिट हैं, इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग वेदर अ प्रोडक्ट वर्क्स एज इंटेंडेड, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि जैसा आपने सोचा था क्या उस तरह प्रोडक्ट काम कर रहा है। एंड अनकवरिंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट विद इन योर सॉल्यूशन। या जो अनकवरिंग एरियाज हैं, मतलब कि मैंने बताया ना कि आपसे फीडबैक लिया जाता है, तो आप बता दिए कि सारी चीजें तो सही हैं लेकिन इसमें ये फीचर नहीं, तो बाद में जब अपडेट दिया जाता है तो वो फीचर भी आपको दे दिया जाता है। तो वो अनकवरिंग एरियाज को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इवेल्युएटिव रिसर्च का ये फायदा होता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत हो चुका है, तो वो रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने लेट शायद ज्वाइन किया है, तो उसको रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख लीजिएगा, पूरा रिपीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मूल्यांकन अनुसंधान के कई लाभ हैं, जिसमें ये पहचानना भी शामिल है कि कोई उत्पाद इच्छित तरीके से काम करता है या नहीं। कोई भी उत्पाद जो है वो इच्छित तरीके से, मतलब जैसे जैसी आपकी इच्छा थी वैसा काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कंपनी ने सारे फीचर बता दिए, जब आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो कंपनी ने आपको सारे फीचर बता दिए। अब कंपनी जब इवेलुएटिव रिसर्च करेगी, जब उसको इवेलुएट करेगी यानी कि मूल्यांकन करेगी, तो आपसे उन सारे फीचर के बारे में पूछेगी कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं, फिंगरप्रिंट काम कर रहा है कि नहीं, सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, बैटरी बैकअप दे रहा है कि नहीं। वो सारी चीजें क्या है, एक तरह से इच्छित तरीका था, मतलब इच्छित चीजें थी जो काम कर रही कि नहीं। या तो इस काम के लिए मूल्यांकन किया जाता है, या उसमें कुछ ऐसी चीजों के सुधार के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि जो आपने कवर नहीं किया। हो सकता है कंपनी ने बनाते वक्त जो है कुछ ऐसे फीचर्स उसने ना ऐड किए हों जो ऐड करना जरूरी था,
तो जब आप मूल्यांकन करते हैं तो लोग जब फीडबैक देते हैं, जो लोग बताते हैं, आपके रिसर्च में जो आता है वो ये आता है कि हाँ, फला फीचर जो है हम लोगों का छूट गया, जो हम लोगों को देना ज़रूरी था, तो आप अपडेट में वो चीज़ दे देते हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए। इवैल्यूएटिव रिसर्च यानी कि मूल्यांकन अनुसंधान किया जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया क्या होता है इवैल्यूएटिव रिसर्च? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, अनुदैर्ध्य अनुसंधान। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च यानी कि अनुदैर्ध्य अनुसंधान। इन अ longitudinal study, researcher repeatedly examine the same individual to detect any change that might occur over a period of time. ठीक, तो longitudinal study क्या है? एक रिसर्च है। इसमें रिसर्चर क्या करता है? रिपीटेडली एग्जामिन द सेम इंडिविजुअल को बार बार मतलब स्टडी कर रहा है। ठीक, ताकि मतलब देख पाए कि उसमें कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहा जाता है। अनुदैर्ध्य अनुसंधान कहा जाता है किसको? अनुदैर्ध्य अध्ययन में शोधकर्ता समय समय पर होने वाले किसी भी परिवर्तन का पता लगाने के लिए बार बार एक ही व्यक्ति की जांच करता है। अब यहाँ पे व्यक्ति दिया हुआ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, समूह या सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है। एक ही इवेंट की आप बार बार स्टडी कर रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने बोला कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम लोग स्टडी करते हैं, या आप इसको छोड़िए, कोई और ऑप्शन, कोई और एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो बार बार वही बोरिंग हो जाता है। ठीक, तो देखते हैं कि क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसका। एक ही चीज की आप बार बार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसकी स्टडी कर रहे हैं। जैसे सेंसस का बेस्ट एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में। एक एरिया की पॉपुलेशन आपने स्टडी की 2011 में, या आप 2001 कह लीजिए। ठीक, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है अभी। एक एरिया के पॉपुलेशन की स्टडी की आपने 2001 में, फिर उसी एरिया की पॉपुलेशन की स्टडी आपने 2011 में भी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस आए इसकी स्टडी करना है। तो जब एक ही जगह की स्टडी अलग अलग टाइम पे की जाती है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहा जाता है। सेंसस बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक, अनुदैर्ध्य अनुसंधान क्या है? जब अलग अलग समय हो और एक ही समूह की स्टडी हो रही है। ठीक, एक ही समूह की स्टडी हो लेकिन अलग अलग टाइम पे, वो चाहे हर साल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 10 साल का गैप हो। ठीक, सेंसस से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सेंसस 10 साल में होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में 10 साल का भी गैप होना चाहिए। 2 दिन 3 दिन का भी हो सकता है। मैंने किसी चीज पे आज रिसर्च की और मुझको लग रहा है 3 दिन बाद इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तो 3 दिन बाद फिर मैंने उसी चीज की स्टडी की। तो सेम चीज की स्टडी जब आप बार बार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहा जाता है, अनुदैर्ध्य अनुसंधान कहा जाता है। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर अ टाइप ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च। तो ये क्या है? एक टाइप है कोरिलेशनल रिसर्च का, इन विच रिसर्चर ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डाटा ऑन अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स विदाउट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दोज वेरिएबल्स। तो इसमें रिसर्चर क्या करता है? ऑब्जर्व करता है और डाटा को कलेक्ट करता है कई वेरिएबल्स को, बगैर उसको मैनिपुलेट किए हुए, बगैर उसको इन्फ्लुएंस किए हुए। अनुदैर्ध्य अध्ययन एक प्रकार का सह संबंध अनुसंधान है जिसमें शोधकर्ता उन चरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, किए बिना, मतलब उन चरों को प्रभावित किए बिना कई चर पर डेटा का परीक्षण, निरीक्षण और संग्रह करते हैं। ठीक, डेटा का निरीक्षण और संग्रह करते हैं। तो एक टाइप का लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आप कह सकते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। ठीक, कोरिलेशनल कैसे है कि उसी एरिया की आज आपने स्टडी की, 10 साल बाद आपने फिर उसी एरिया की स्टडी की। ठीक, अब पहले का और दूसरे का, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, क्या डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट आता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल, सेक्शन किसको कहते हैं? अलग अलग ग्रुप को। ठीक, क्रॉस मतलब जब विद इन, मतलब अलग अलग सेक्शन के साथ आप रिसर्च करते हैं, तो जनरली क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ क्या है। क्रॉस सेक्शनल डाटा रिफर्स टू ऑब्जर्वेशन ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल।
जब आप अलग अलग इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं एक ही टाइम पे, एक ही गिवन टाइम पे, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, किसी भी चीज की आप स्टडी करते हैं, कई हैं लेकिन एक नहीं है, कई हैं, एज अ गिवन टाइम, एक ही टाइम पे। ठीक, मैंने वहां पे क्या बोला था, लॉन्गिट्यूडनल में एक सब्जेक्ट है और टाइम अलग अलग है, तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। जब टाइम एक हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो उसको क्रॉस सेक्शनल कहा जाता है। ईच ऑब्जर्वेशन बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट इंडिविजुअल, इसमें जो है हर ऑब्जर्वेशन अलग अलग इंडिविजुअल से बिलोंग करता है। ठीक, क्रॉस सेक्शनल डेटा एक निश्चित समय में कई अलग अलग व्यक्तियों, विषयों, वस्तुओं की टिप्पणियों को संदर्भित करता है। प्रत्येक अवलोकन एक अलग व्यक्ति में संबंधित होता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे आपको एक एरिया पे स्टडी करना है, ठीक, एक एरिया पे आपको स्टडी करना है, तो वहां पे आप किसी भी चीज को लेते हैं, जैसे मोबाइल फोन का ही ले लीजिए आप, मोबाइल फोन यूजर। तो मोबाइल फोन में मेल में क्या डिफरेंसेस आए मोबाइल फोन यूज करने से, और फीमेल में क्या डिफरेंसेस आए मोबाइल फोन यूज करने से। तो ये दो ग्रुप हैं, दो सेक्शन है, फीमेल अलग सेक्शन है, मेल अलग सेक्शन है। ठीक, तो अब सेम ही टाइम पे आप जो है 2023 में ही स्टडी कर रहे हैं, तो टाइम सेम है, सेक्शन अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और फिर आप उसमें देखने की कोशिश करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो डिफरेंट है, अलग अलग सेक्शन है, टाइम सेम है, तो इसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहा जाता है। ठीक, जैसे कि मोबाइल फोन यूजर के बारे में आपको स्टडी करना है कि मेल जब मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उनकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस आते हैं, या फीमेल जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उनकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस आते हैं, और टाइम क्या है, 2023 ही है। ठीक, तो सेम टाइम पे अलग अलग सेक्शन की जब आप स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहा जाता है। ठीक, a simple example of cross-sectional data is the gross annual income for each of 1,000 randomly chosen household in New York City for the year 2000। 2000। ठीक, क्रॉस सेक्शनल डाटा का एक सरल उदाहरण वर्ष 2000 के लिए न्यूयॉर्क शहर में यादृच्छिक रूप से चुने गए 1000 परिवारों में से प्रत्येक के लिए सकल वार्षिक आय। ठीक, तो मतलब कि अगर आप ग्रॉस एनुअल इनकम निकालना चाह रहे हैं 1000 फैमिली की, जो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं आप, रैंडमली मतलब कि आप अपनी इच्छा से नहीं की यही 1000 फैमिली हम सिलेक्ट कर रहे हैं, रैंडमली आपने लिस्ट बनाया और उसमें रैंडम तरीके से आपने चूज किया। ठीक, अब कब की आप एनुअल इनकम निकाल रहे हैं, 2000 की, तो 2000 क्या है, एक ईयर है, एक टाइम है, एक फिक्स टाइम है, लेकिन 1000 फैमिली है। ठीक, 1000 फैमिली का कर रहे हैं तो अलग अलग सेक्शन हो गया। ठीक, इसीलिए इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक, तो समझ में आ गया क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है क्रॉस सिक्वेंशियल रिसर्च। अब क्रॉस सिक्वेंशियल रिसर्च क्या होता है, क्रॉस भी है और सीक्वेंस भी है, इससे समझिए आप। क्रॉस सिक्वेंशियल, क्रॉस भी है और सीक्वेंस भी है, क्रॉस भी है और अनुक्रमिक भी है। ठीक, तो जब आप a cross sequential design is a research method that combines both a longitudinal design and a cross sectional design। जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं, मतलब कि आप जो है, जो मैंने एग्जांपल दिया वही बता रहा हूँ फिर से, फीमेल और मेल पे स्टडी कर रहे हैं, फीमेल और मेल पॉपुलेशन के मोबाइल यूजर फीमेल और मेल मोबाइल यूजर की आप स्टडी कर रहे हैं, 2010 में आपने किया। ठीक, आपने देखा कि क्या कोई डिफरेंस है दोनों के मोबाइल यूज करने में। ठीक, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, 2010 के बाद क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही स्टडी, मैं अगर इसको एग्जांपल दूं कि अगर आप देखते हैं कि मोबाइल यूजर ऑफ फीमेल एंड मोबाइल यूजर ऑफ मेल, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, दोनों पे क्या असर पड़ते हैं, अगर आप यही चीज 2010 में किए होते तो एक अलग रिजल्ट आता।
और यही चीज आप 2023 में करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। ठीक, तो आप पहले आपने क्या किया, 2010 में कर लिया, फिर आप 2023 में कर रहे हैं, या 2015 में कर लिए फिर से, उसके बाद फिर 2023 में कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पे भी कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन भी अलग अलग। ठीक, तो यहाँ पे सेक्शन भी है और टाइम भी अलग अलग। तो इसी को क्रॉस सिक्वेंशियल रिसर्च कहा जाता है, क्रॉस अनुक्रमिक अनुसंधान कहा जाता है। एक क्रॉस अनुक्रमिक डिजाइन एक शोध पद्धति है जो अनुदैर्ध्य डिजाइन और क्रॉस अनुभागीय डिजाइन दोनों को जोड़ती है। ठीक, अनुदैर्ध्य और अनुभाग दोनों को जोड़ती है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, शुरू से हम लोग देखते हैं उसको। चार बजे कब से क्लास होने लगी आपकी, ये बताइए। पहले पहले तो नहीं होती थी 4 बजे क्लास, क्योंकि जब मैंने पूछा था तो स्लॉट खाली था 4 बजे का। क्लास कब से हो रही है ये बताइए, 4 बजे वाली। पहले से हो रही है मतलब कि कोर्स जब से स्टार्ट हुआ तब से क्लास चल रही है 4 बजे वाली। मतलब किस डेट से स्टार्ट हुई है 4 बजे वाली क्लास, ये मैं पूछ रहा हूँ बस। कल से 4 बजे वाली क्लास हो रही है ना, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, आज बात करके कल से हम लोग कंफर्म बता देंगे कब से क्लास होगी, और 4 बजे वाली का भी हम लोग सोल्यूशन लेके फिर बता देंगे आपको। ठीक है, आज क्लास कर लीजिए, कल हम लोग बात करके डिसाइड कर लेंगे कि क्लास 4 बजे वाली कब होगी या ये क्लास कब होगी। ठीक है, तो मैं बता रहा था क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सिक्वेंशियल रिसर्च क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य अनुसंधान क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य अनुसंधान क्या होता है, जब आप जो है एक ही चीज की अलग अलग टाइम पे स्टडी करते हैं तो वो अनुदैर्ध्य अनुसंधान या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहलाता है। जब आप अलग अलग चीज की स्टडी, अलग अलग समूह यानी कि अलग अलग सेक्शन की स्टडी सेम टाइम पे करते हैं तो उसको क्रॉस सेक्शनल यानी कि क्रॉस अनुभागीय कहते हैं। या अगर आप जो है अलग अलग सेक्शन की, अलग अलग समूह की अलग अलग टाइम पे स्टडी करते हैं, ठीक, और उसके बाद उसके बीच में रिलेशन देखते हैं, तो ऐसी रिसर्च को क्या कहा जाता है, क्रॉस अनुक्रमिक अनुसंधान या क्रॉस सिक्वेंशियल रिसर्च कहा जाता है। समझ में आ गया क्या होता है। आज क्लास कर लीजिए, कल से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। 4 बजे वाली क्लासेस या तो चेंज हो जाएंगी या तो इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक, दोनों में कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा उसमें। It aims to correct for same some of the problems inherent in the cross sectional and longitudinal design। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में, तब आप जो है क्रॉस सिक्वेंशियल रिसर्च करते हैं। जैसे आपने जो है मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी की, आपको कुछ लगता है कि हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद इसमें कुछ चेंजेज आ जाए, तो आप अब लॉन्गिट्यूडनल करना चाहेंगे, तो आपने दोनों मिक्स कर लिया।
तो जब दोनों मिक्स कर लिया तो वो क्रॉस सीक्वेंशियल हो ही गई। इसका उद्देश्य क्रॉस अनुभागीय और अनुदैर्ध्य डिजाइन में निहित कुछ समस्याओं को ठीक करना है। ठीक, जैसे आजकल जो सेंसस होते हैं वो सिर्फ एक चीज पे नहीं होते हैं, सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है, अलग अलग चीज देखी जाती है। तो इसमें क्या है, अलग अलग सेक्शन भी ऐड हो जा रहे हैं। ठीक, हो सकता है चेंज हो गया हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार बात कर लूंगा, क्योंकि आपका इसमें लॉस होगा अगर सेम टाइम पे दोनों क्लासेस चलेंगी तो आपका नुकसान होगा। इसीलिए मैं एक बार बात कर लूंगा, अगर 4 बजे से चेंज हो गया है उनका टाइम तब तो वेल एंड गुड है। ठीक, और अगर नहीं चेंज हुआ होगा तो फिर हम लोग बात करेंगे कि या तो ये क्लास चेंज हो जाए या मतलब मैम की क्लास चेंज हो जाए। क्योंकि जिनके पास भी फर्स्ट पेपर है उनका या तो ये क्लास छूटेगी या मैम की क्लास छूटेगी, इसलिए जो है जरूरी यही है कि मतलब बात करके देख लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डाटा कलेक्शन मेथड्स। अब डाटा कलेक्शन मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हैं, रिसर्च प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो अब टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप्स के बाद हम लोग रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च में जो है डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आता है ट्रायंगुलेशन मेथड, त्रिकोण शासन। कभी कभी इसको एक टाइप्स ऑफ रिसर्च भी कहा जाता है, लेकिन जनरली ये टाइप्स ऑफ रिसर्च नहीं है, ये एक डाटा कलेक्शन मेथड। ठीक, ट्रायंगुलेशन यानी कि त्रिकोणा शासन, त्रिकोणासन। ठीक, triangulation is a technique to analyze result of the same study using different method of data collection। अलग अलग मेथड्स के से डाटा कलेक्शन करते हैं सेम सेम स्टडी के लिए। एक ही टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक, लेकिन अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसी को ट्रायंगुलेशन मेथड कहा जाता है। ठीक, त्रिकोणासन डेटा संग्रह के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके एक ही अध्ययन के परिणामों का विश्लेषण करने की एक तकनीक है। ठीक, तो एक ही अध्ययन के लिए आप जब डेटा एकत्र कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं, ठीक, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, अलग अलग तरीके यूज करते हैं, तो उसको त्रिकोणासन यानी कि ट्रायंगुलेशन कहा जाता है। ठीक, इट इज यूज फॉर थ्री मेन पर्पज। अब ये ट्रायंगुलेशन मेथड क्यों यूज किया जाता है, क्यों आप डाटा को अलग अलग तरीके से एकत्र करते हैं, अलग अलग तरीके मतलब मेथड मैं बता दे रहा हूँ। आपने एक बार क्वेश्चनायर से कर लिया, फिर इंटरव्यू से कर लिया। ठीक, तो ये अलग अलग मेथड हो गया ना। एक बार आप क्वेश्चनायर से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू मेथड से कर रहे हैं। ठीक, दोनों, या आप जो है एक ही स्टडी के लिए कई तरीके से डाटा एकत्रित किए हैं, उसके बाद जो है आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह का ट्रायंगुलेशन मेथड है। तो अब मेन पर्पज क्या है ट्रायंगुलेशन मेथड यूज करने का, इसका उपयोग तीन मुख्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब ये तीन मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, टू इनहेंस वैलिडिटी, वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए। एक बार आपने क्वेश्चनायर मेथड से किया, अगर सेम रिजल्ट आया, फिर आपने इंटरव्यू मेथड से किया, सेम रिजल्ट आ गया, तो वैलिडिटी बढ़ गई ना, कि आप जिस भी तरीके से रिसर्च कर रहे हैं रिजल्ट सेम आ रहा है। तो वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए, टू क्रिएट अ मोर इन डेप्थ पिक्चर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, बहुत डीप में स्टडी करना अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जब आप ज्यादा इन डेप्थ पिक्चर रिसर्च प्रॉब्लम की क्रिएट करना चाहते हैं तब आप ट्रायंगुलेशन मेथड यूज करते हैं। और लास्ट क्या है, टू इंटोग्रेट interrogate different ways of understanding, to interrogate different ways of understanding a research problem। मतलब अलग अलग तरीके से आप जो है रिसर्च प्रॉब्लम को समझना चाह रहे हैं, तब भी आप जो है अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं, यानी कि ट्रायंगुलेशन मेथड यूज कर रहे हैं। वैधता को बढ़ाने के लिए तो आप ऐसी ट्रायंगुलेशन मेथड यानी कि त्रिकोणासन क्यों यूज करते हैं, वैधता बढ़ाने के लिए, आपके शोध की वैधता बढ़ाने के लिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो आपकी वैधता बढ़ जाएगी।
आपके शोध की वैधता बढ़ जाएगी। शोध समस्या की अधिक गहन तस्वीर बनाने के लिए, मतलब जो शोध समस्या है उसको बहुत डीप में बताने के लिए, अधिक गहन तरीके से बताने के लिए आप जो है ट्रायंगुलेशन मेथड यानी कि त्रिकोणासन जो है यूज करते हैं। और शोध समस्या को समझने के विभिन्न तरीकों से पूछताछ करने के लिए, ठीक, अलग अलग तरीके से पूछताछ करने के लिए भी समस्या से रिलेटेड, तो उसके उस लिए भी आप त्रिकोणासन का उपयोग करते हैं। तो ये 3 पर्पस है ट्रायंगुलेशन मेथड को यूज करने का। ट्रायंगुलेशन मेथड को यूज करने का ये 3 पर्पस होता है। ठीक। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी एक डाटा कलेक्शन मेथड है। अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक। ऑब्जर्वेशन इन सोशियोलॉजी मीन्स वॉचिंग पीपल एंड देयर बिहेवियर विदाउट इंटरफेरिंग। जब आप सोशियोलॉजी में ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है कि लोगों को देखना और उनके बिहेवियर को देखना बगैर उनको इंटरफेयर किए। मतलब आप क्या करते हैं, वहां पे जाके सीधा सीधा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि आप हो सकता है पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पे जाके और ऑब्जर्व करके देख रहे हो कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह का लोगों का बिहेवियर है। ठीक। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, या आप उनको जो है इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके बारे में। समाज शास्त्र में अवलोकन का अर्थ है बिना हस्तक्षेप के लोगों और उनके व्यवहार को देखना, बिना हस्तक्षेप के लोगों और उनके व्यवहार को देखना। जैसे मान लेते हैं कोई एक इवेंट हो रहा है। ठीक। कोई एक इवेंट हो रहा है, अ, और एक इवेंट का अगर मैं एग्जाम, जैसे आप मान लेते हैं हो सकता है कोई पॉलिटिकल रैली है। ठीक। पॉलिटिकल प्रोग्राम कोई हो रहा है। ठीक। कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है, आप वहां पे पार्टिसिपेट हो रहे हैं जाके। ठीक। वहां पे जाके देख रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, आप वैसे भी जाके अगर देख रहे हैं वहां पे। ठीक। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि आप जो है उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर भी आप उनके बिहेवियर को और उनको देखते हैं बगैर इंटरफेयर के, तो उसी को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ठीक। बिना हस्तक्षेप के आप लोगों को अगर देखते हैं वहां पे जाके कोई मतलब राजनीतिक प्रोग्राम है, वहां पे आप जाके देख रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, दूसरों के व्यवहार को देखना बिना हस्तक्षेप के, उसी को अवलोकन कहा जाता है समाज शास्त्र में। देर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं, अवलोकन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जब आप जो है उस समूह के पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल रैली हो रही है और वहां पे जाके आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, तो ये क्या होगा, एक तरह का पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। जैसे कि ट्राइब्स की ट्राइब्स को अगर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं आप, तो ट्राइबल कम्युनिटी में जाके आप रह रहे हैं। ठीक। या किसी जगह का आप ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले जाके आप वहां पे रह रहे हैं, एक मेंबर बन जा रहे हैं उस सोसाइटी के या उस समूह के, अगर आप एक सदस्य बन रहे हैं, तो उसके बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया है मेलिनोस्की ने। मेलिनोस्की ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया। ठीक। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब कि आप उस समूह के या उस सोसाइटी के जाके पार्ट बन जाते हैं। ठीक। उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो उसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, गैर सहभागी अवलोकन क्या है, जब आप जो है वहां के मेंबर नहीं है, फिर भी आप बाहर से जाके उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसको नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा। ठीक। जैसे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं कि अ, मान लेते हैं कि मतलब हो सकता है कोई मुस्लिम कम्युनिटी का प्रोग्राम हो रहा है। ठीक। कोई मुस्लिम कम्युनिटी का प्रोग्राम हो रहा है और एक हिंदू कम्युनिटी का रिसर्चर जो है वो जाके उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है,
या लोग क्या क्या कर रहे हैं उसमें। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह का नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा। Participant observation is when the observer become a part of the group that is being studied। ठीक, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब ऑब्जर्वर जो है उसका उस ग्रुप का पार्ट बन जाता है जिसकी वो स्टडी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। प्रतिभागी अवलोकन तब होता है जब पर्यवेक्षक उस समूह का हिस्सा बन जाता है। जब पर्यवेक्षक उस समूह का हिस्सा बन जाता है, यानी कि जो रिसर्चर है, जो शोधकर्ता है, उस समूह का हिस्सा बन जाए जिसका वो अध्ययन कर रहा है, तो तब वो क्या कहलाएगा, प्रतिभागी अवलोकन कहलाएगा। ठीक, तब वो प्रतिभागी अवलोकन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है केस स्टडी मेथड, मामले का अध्ययन। ठीक, तो केस स्टडी मेथड में क्या होता है, केस स्टडी रिफर्स टू द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज किया जाता है। हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च इसीलिए पहले ही पढ़ लिया है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमको पता है जिसमें हम सारी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। तो एक केस के बारे में आप पूरी चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का केस स्टडी मेथड हो जाएगा। अप्रोच टू ऑब्टेन एन इन डेप्थ एनालिसिस, और ये चीज याद रखिएगा कि इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं आप। केस स्टडी में आप जो है ज्यादातर इन डेप्थ, बहुत डेप्थ में, मतलब डीप में स्टडी करते हैं ऑफ अ पर्सन, ग्रुप और फिनोमेना, किसी पर्सन या ग्रुप या फिनोमेना की, तो उसको क्या कहते हैं, केस स्टडी मेथड कहा जाता है। केस स्टडी किसी व्यक्ति, समूह या घटना या गहन विश्लेषण प्राप्त करने के लिए एक वर्णनात्मक शोध दृष्टिकोण के उपयोग को संदर्भित करता है। ठीक, तो वर्णनात्मक शोध कर रहे हैं मतलब कि पूरी एक एक डिटेल निकाल के बता रहे हैं आप उसकी, और उसको फिर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है, केस स्टडी मेथड या मामले का अध्ययन। ठीक, जहाँ पे आप किसी ग्रुप, किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी घटना को जो है वहाँ पे वर्णनात्मक शोध के जरिए बताते हैं उसके बारे में पूरी चीज, तो वो क्या हो जाएगा, मामले का अध्ययन या केस स्टडी मेथड कहलाता है। A variety of technique may be employed including personal interviews। तो अब केस स्टडी में बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक, हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू लें, आप किसी व्यक्ति पे अगर केस स्टडी कर रहे हैं तो पर्सनल इंटरव्यू के जरिए कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के जरिए कर सकते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए कर सकते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, एंड आर्काइवल रिकॉर्ड्स के जरिए। ठीक, या पुराने रिकॉर्ड्स जो मौजूद हैं उनके जरिए भी कर सकते हैं। फेडरिच लेप्ले ने जो है केस स्टडी मेथड का यूज किया है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, व्यक्तिगत साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अवलोकन, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अवलोकन, साइकोमेट्रिक परीक्षण और अभिलेखीय रिकॉर्ड सहित विभिन्न तकनीकों का नियोजित किया जाता है मामले का अध्ययन करने के लिए या केस स्टडी करने के लिए। ठीक, तो बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं केस स्टडी में। ठीक, चाहे व्यक्ति का साक्षात्कार यानी कि व्यक्ति से भी डायरेक्ट पूछताछ की जाती है, इंटरव्यू किया जाता है, प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, साइकोमेट्रिक परीक्षण भी होते हैं, या अभिलेखीय रिकॉर्ड भी देखे जाते हैं। ठीक, इसको यूज किया है फेडरिक लेप्ले ने, केस स्टडी मेथड को यूज किया है फेडरिक लेप्ले ने। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि किससे रिलेटेड है, या हो सकता है कोड दे दे केस स्टडी के आगे फेडरिक फेडरिक मतलब जो कोड है उसमें फेडरिच लेप्ले दिया हो, तो आप जो है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फेडरिच लेप्ले ने जो है वो केस स्टडी मेथड का यूज किया है। द इंटरव्यू मेथड, अब नेक्स्ट आता है इंटरव्यू मेथड। अब ये इंटरव्यू मेथड क्या है, साक्षात्कार पद्धति क्या होती है। द इंटरव्यू इज वन ऑफ द प्राइमरी मेथड ऑफ सोशोलॉजिकल डाटा कलेक्शन। तो इंटरव्यू क्या है, प्राइमरी मेथड ऑफ सोशोलॉजिकल डाटा कलेक्शन। ठीक, प्राइमरी मेथड ऑफ सोशोलॉजिकल डाटा कलेक्शन। साक्षात्कार समाजशास्त्रीय डेटा संग्रह के प्राथमिक तरीकों में से एक है। ठीक, प्राथमिक तरीकों में से एक है। दे आर यूजुअली यूज बाई सोशोलॉजिस्ट, ये ज्यादातर सोशोलॉजिस्ट के जरिए यूज किए जाते हैं इंटरव्यू मेथड। टू रिसर्च मोर सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है तो हम जो है इंटरव्यू मेथड ही यूज करते हैं। एंड टू गेन इन डेप्थ नॉलेज, और एक इन डेप्थ नॉलेज पाने के लिए ऑफ पीपल्स वेज ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, लोगों के
थिंकिंग, फीलिंग और स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जब आपको बहुत डीप में नॉलेज चाहिए होता है या कोई सेंसिटिव या कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है आप इंटरव्यू मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वे आमतौर पर समाजशास्त्रियों द्वारा अधिक संवेदनशील या जटिल विषयों पर शोध करने के लिए, तो जब कोई ऐसा विषय हो जो अधिक संवेदनशील हो या जटिल हो, तो ऐसे विषय के लिए हमेशा साक्षात्कार विधि इस्तेमाल की जाती है। और किसी विशिष्ट विषय के बारे में लोगों के सोचने और महसूस करने के तरीके का ज्ञान, मतलब किसी ऐसी टॉपिक के बारे में लोगों की क्या सोच है या क्या वो महसूस करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, इसको पाने के लिए अगर बहुत डीप में आप उसको पाने की कोशिश करते हैं, बहुत गहन ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, साक्षात्कार। तो ये आप जो है कैसे पा सकते हैं ऐसा ज्ञान, साक्षात्कार विधि के जरिए पा सकते हैं। ठीक, टाइप्स क्या है? अब इंटरव्यू के टाइप्स भी होते हैं, इंटरव्यू के यानी कि साक्षात्कार के प्रकार भी होते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप एक लिस्ट बना के ले जाते हैं, क्वेश्चन की आप एक लिस्ट बना के ले जाएंगे और उसी लिस्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे। ठीक, स्ट्रक्चर में क्या है, उसी लिस्ट आप बना के ले गए कि क्या क्या पूछना है और वही वही क्वेश्चन आप पूछेंगे, दूसरी कोई चीज नहीं पूछेंगे। अगर इस टाइप का इंटरव्यू है, इस टाइप का साक्षात्कार है, तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहेंगे या स्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार कहेंगे। ठीक, संरचित संरचित साक्षात्कार कहेंगे इसको, स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, ये संरचित होगा। ठीक, संरचित साक्षात्कार क्या होता है, जब आप पूरी चीजें लिख के ले जाते हैं, सारे सवाल लिख के ले जाते हैं, सारे प्रश्न लिख के ले जाते हैं कि क्या पूछना है और वही प्रश्न आप पूछते हैं, वही क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरह का स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी कि संरचित साक्षात्कार हो गया। सेमी स्ट्रक्चर, आप कुछ क्वेश्चन लिख के ले जाते हैं, फिर जब वो सामने वाला जो आदमी है वो जवाब देने लगता है। अर्ध संरचित क्या होता है, जब आप क्वेश्चन तो लिख के ले जाते हैं, लेकिन जब वो जवाब देने लगता है तो उससे जवाब के रिलेटेड भी आप क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, उसी उसके जवाब से लेके भी क्वेश्चन करने लगते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी स्ट्रक्चर कहलाएगा। अनस्ट्रक्चर मतलब कि आप सीधे जाके उस व्यक्ति से मिल रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं, क्या पूछना था, कहाँ पूछ रहे हैं, कुछ मतलब उसमें स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि असंरचित। आप इसमें क्वेश्चन नहीं लिख के ले जाते हैं, सीधा डायरेक्ट सामने बैठते हैं, उससे जो भी आपके दिमाग में आता है पूछते जाते हैं, वो जो जवाब देता है उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, असंरचित हो जाएगा। ठीक, तो ये तीन टाइप के इंटरव्यू यानी कि तीन टाइप के साक्षात्कार, तीन प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, संरचित, अर्ध संरचित और असंरचित, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। आप डाटा इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं, आप डेटा की व्याख्या कैसे करते हैं, ये भी प्रोसेस में आता है। हमारे जो रिसर्च है, रिसर्च प्रोसेस का पार्ट है कि डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद डाटा को इंटरप्रिटेट करना होता है, डेटा की व्याख्या करना होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिवीलिंग डाटा एंड अराइविंग एट रिलेवेंट कंक्लूजन। तो आप जो है डाटा को रिवील करते हैं और उससे एक कंक्लूजन निकालते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, यूजिंग वेरियस एनालिटिकल मेथड। तो बहुत सारे एनालिटिकल मेथड्स होते हैं, बहुत से एनालिटिकल टूल्स भी होते हैं जिसके जरिए आप डाटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक, डेटा व्याख्या डेटा की समीक्षा करने और विभिन्न विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग करके प्रासंगिक निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है। जब आप डेटा का इस्तेमाल करके ठीक डेटा की समीक्षा करते हैं और बहुत से विश्लेषणात्मक तरीके इस्तेमाल करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, डेटा की व्याख्या करना कहा जाता है। Data analysis assists researcher in categorizing, manipulating and summarizing data to answer critical questions.
ठीक, तो डेटा एनालिसिस किस तरह से हेल्प करता है रिसर्चर को, ताकि आप डेटा को कैटेगराइज कर सकें, मतलब कि डेटा को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकें, उसको मैनिपुलेट कर सकें, उसको समराइज कर सकें, और फिर जो है जो आपका क्वेश्चन था, क्रिटिकल क्वेश्चन था, उसका आप आंसर कर सकें, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन था उसका आप आंसर कर सकें। डेटा विश्लेषण महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए, डेटा को वर्गीकृत करने, हेरफेर करने और डेटा को संरचित करने में शोधकर्ता की सहायता करता है। ठीक, सारांशित करने में शोधकर्ता की सहायता करता है। देयर आर 4 स्टेप्स टू डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में 4 स्टेप्स होते हैं, डेटा व्याख्या के 4 चरण होते हैं। पहला चरण क्या है? असेंबल द इंफॉर्मेशन यू विल नीड। ठीक, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर लें। हो सकता है कि आप जब डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो कुछ ऐसी फ्री इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके पास जो इररिलेवेंट है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो जब पहले आप क्या करेंगे, जिन जिन इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत है उसको इकट्ठा कर लेंगे। आपको आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक, तो पहले आप जो आपकी आवश्यक जानकारी है, जब भी आप डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा को एकत्र करते हैं, तो उस वक्त बहुत सारी अनावश्यक जानकारियां भी आपको मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको ये पता करना होगा कि उसमें से जो भी आपने डाटा एकत्र किया है उसमें से आपकी आवश्यक जानकारी कौन सी है। जो जो आवश्यक जानकारी है उसको सबसे पहले आपको इकट्ठा करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? डेवलपिंग फाइंडिंग्स। उसके बाद जो फाइंडिंग्स आती है उसको, मतलब कि जो भी आपका निष्कर्ष निकलता है उसको आप देखेंगे कि ये जो डाटा मैंने इकट्ठा किया है उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उससे क्या फाइंडिंग निकल रही है, वो आप डेवलप करते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड कंक्लूजन डेवलप करते हैं। डेवलप कंक्लूजन, निष्कर्ष विकसित करते हैं, विकसित करते हैं। ठीक, उसके बाद रिकमेंडेशन डेवलप करते हैं, सिफारिशें डेवलप करते हैं। ठीक, तो ये 4 स्टेप हैं डेटा एनालिसिस के, डेटा व्याख्या व्याख्या की। उसके बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, सॉरी, डाटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा विश्लेषण क्या होता है? डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग रॉ डाटा and subsequently converting it into information useful for decision making by users। ठीक, तो जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं तो डाटा एनालिसिस करते वक्त आप क्या करते हैं, जो जो भी आपके पास रॉ डाटा है उसको आप लेते हैं और एक इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं जिसका यूजर इस्तेमाल करके एक डिसीजन तक पहुंचता है। ठीक, जैसे आपने एक स्टडी की और उस स्टडी में आपने डेटा एनालिसिस करके डेटा के बारे में एक इंफॉर्मेशन बता दी जिसको हो सकता है गवर्नमेंट यूज करे कुछ बेनिफिट या कुछ प्लान बनाने के लिए, कुछ पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक, डेटा विश्लेषण कच्चा डेटा प्राप्त करने के बाद उसे उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्णय लेने के लिए उपयोगी जानकारी की जानकारी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जब आप जो है कच्चे डाटा को लेकर उसको एक ऐसी जानकारी में उपयोगी जानकारी में चेंज कर देते हैं ताकि लोग जो उसको यूज कर रहे हैं, जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर और एक कंक्लूजन तक पहुंच सकें, एक निष्कर्ष तक पहुंच सकें। डाटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज टू आंसर क्वेश्चंस। एक डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है, क्यों? ताकि मतलब डाटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज टू आंसर क्वेश्चन, और उसको एनालाइज किया जाता है ताकि क्वेश्चन को आंसर किया जा सके, उसको टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सके या डिस्प्रूव थ्योरी किया जा सके, या थ्योरी को डिस्प्रूव किया जा सके। प्रश्नों का उत्तर देने, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने या सिद्धांतों का खंडन करने के लिए डेटा एकत्र और विश्लेषण किया जाता है। ठीक, 5 स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के भी 5 स्टेप होते हैं, डेटा एनालिसिस के भी 5 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले डिफाइन क्वेश्चंस एंड गोल। सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे या गोल क्या है वो देखेंगे। ठीक, प्रश्नों और लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं। पहले आपका प्रश्न क्या है या आपका लक्ष्य क्या है उस रिसर्च से या उस डेटा से, उसको परिभाषित करते हैं। दूसरा क्या करते हैं आप? कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक, डेटा एकत्र करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? डेटा को एकत्र करते हैं। तीसरा क्या है? डेटा रैंगलिंग, यानी डेटा को आपस में मिलाते हैं। ठीक,
डेटा का मिलान होगा। ठीक, डिटरमाइन एनालिसिस, उसके बाद एनालिसिस डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण विश्लेषण करते हैं, उसके बाद इंटरप्रिट रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, परिणामों की व्याख्या करते हैं। ठीक, जस्ट अ मिनट। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग, सबसे लास्ट में आता है प्रोसेस में रिपोर्ट राइटिंग। तो अब ये रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, जब आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं उसके बाद आप एक रिपोर्ट लिखते हैं। ठीक, इन रिपोर्ट राइटिंग इज कॉमन इन अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन। ठीक, तो रिपोर्ट राइटिंग जो है बहुत सी डिसिप्लिन में कॉमन है, हर डिसिप्लिन में लगभग जो है रिपोर्ट राइटिंग की जाती है, कई विषयों में रिपोर्ट लेखन आम है। ठीक, अ रिपोर्ट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग, रिपोर्ट क्या है, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है। ठीक, written concisely and clearly and typically organized around identifying and examining issues, events and finding from a research investigation. ठीक, a report is a specific form of writing, एक specific form of writing है, written concisely and clearly and typically organized around identifying and examining issues, events and finding from a research investigation। जब आप रिसर्च इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसके बारे में जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो पूरा क्लियर तरीके से एक एक चीज डिफाइन करते हैं आप, और एक एक चीज एग्जामिन करते हैं इशूज को, और उसके बारे में फिर रिपोर्ट लिखते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। एक रिपोर्ट लेखन का एक विशिष्ट रूप है जो संक्षेप में और स्पष्ट रूप से लिखा गया है और आमतौर पर एक शोध जांच से मुद्दों, घटनाओं या निष्कर्षों की पहचान करने और उनकी जांच करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक, तो रिपोर्ट लेखन क्या है, एक विशेष रूप है जो संक्षेप और स्पष्ट रूप से लिखा जाता है और आमतौर पर एक शोध जांच के जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में या घटनाओं के बारे में आप क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं उसके बारे में आप एक रिपोर्ट लिखते हैं, जिसको रिपोर्ट लेखन कहा जाता है। अब रिपोर्ट लेखन के भी स्टेप हैं, आपको 7 स्टेप फॉलो करना होता है रिपोर्ट लेखन के। फॉलो द 7 स्टेप ऑन रिपोर्ट राइटिंग बिलो टू टेक यू फ्रॉम एन आइडिया टू कंप्लीट पेपर। ठीक, पेपर या रिसर्च थीसिस जो भी आपको पूरा करना है रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको ये 7 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले तो आपको टॉपिक चूज करना होता है, चूज अ टॉपिक बेस्ड ऑन द असाइनमेंट। ठीक, जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उस पे आप एक टॉपिक चूज करेंगे, असाइनमेंट के आधार पर एक विषय चुने, कंडक्ट रिसर्च, फिर आप रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। ठीक, फिर राइट अ थीसिस स्टेटमेंट, फिर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, एक थीसिस कथन लिखते हैं। फिर प्रिपेयर एन आउटलाइन, फिर एक आउटलाइन तय करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। राइट अ रफ ड्राफ्ट, फिर पहली बार एक रफ ड्राफ्ट आप लिखते हैं, एक मोटा मसौदा लिखते हैं। ठीक, रिवाइज एंड एडिट योर रिपोर्ट, फिर आप जो है उसको रिवाइज करते हैं, एडिट करते हैं, अपनी रिपोर्ट को संशोधित और संपादित करते हैं। फिर प्रूफ रेड एंड चेक फॉर मिस्टेक, फिर आप उसको देखते हैं कि क्या उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं। ठीक, तो ये फाइनल तरीका है, 7 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक, उसमें कोई गलती है क्या कि नहीं ये सब देखते हैं आप लास्ट स्टेप में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म क्या है, जब आप जो है चोरी करते हैं, साहित्य की चोरी करते हैं, मतलब किसी और का कॉपी करके और आप ये कहते हैं कि ये मेरा ही अपना ओरिजिनल वर्क है, तो ये क्या कहलाता है, प्लेजरिज्म कहलाता है। ठीक,
आपने सुना भी होगा इसके बारे में, पीजी में पढ़ा भी होगा। प्लेजरिज्म इज प्रेजेंटिंग वर्क और आइडियाज फ्रॉम अनदर सोर्स एज योर ओन। जब दूसरे के आइडियाज या वर्क को आप प्रेजेंट करते हैं जैसे वो आपका खुद का है, तो ये प्लेजरिज्म कहलाता है। विद और विदाउट कॉन्सेंट ऑफ ओरिजिनल आता है। विद या विदाउट, अगर उसका कॉन्सेंट भी है लेकिन आप उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं कि वो उसी का वर्क है, आप मतलब जैसे मेरा कोई वर्क है और आपने ले लिया, ठीक, और आप मेरा कॉन्सेंट है कि ठीक है आप ये लिख लीजिए, अपने अपना बता के आप लिख सकते हैं, इसको मैंने इजाजत दे दी उसको, फिर भी ये प्लेजरिज्म कहलाएगा। ठीक, तो चाहे वो कॉन्सेंट हो या ना हो, ठीक, मतलब उसकी मर्जी हो या ना हो, जिसका वो वर्क है या जिसका आइडिया है, अगर आप उसको अपना बता के उसको यूज कर रहे हैं, उसका उसको मतलब लिख रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्लेजरिज्म कहा जाएगा। बाई इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू योर वर्क विदाउट फुल एक्नॉलेजमेंट। अगर आप यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि यूज करना ही प्लेजरिज्म कहलाएगा, यूज करते हैं तो वो आपको मेंशन करना होगा कि ये किसका वर्क है। ठीक, जैसे आप रेफरेंस में लिखते हैं ना कि ये किसका वर्क है, तो आप खुद का बता के जो है उसको यूज नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक्नॉलेज करना होगा कि ये मेरा वर्क नहीं है बल्कि किसी और का है, लेकिन मेरे स्टडी के काम का, इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूँ। क्योंकि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो करते हैं उसमें बहुत से लोगों का लिटरेचर देते हैं, लेकिन आप रेफरेंस में बताते हैं कि ये किसका वर्क है। ठीक, साहित्य चोरी क्या कहलाती है? साहित्य चोरी किसी अन्य स्रोत से काम या विचारों को अपने स्वयं के रूप में प्रस्तुत कर रही है, मूल लेखक की सहमति के साथ या बिना पूर्ण पावती के इसे आपके काम में शामिल करते हैं। ठीक, मतलब आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, उसका नाम नहीं दे रहे हैं उसमें, भले ही उसकी सहमति हो या ना हो। ठीक, अगर आप अपना नाम लेके दूसरे के काम को अपना नाम लेके बता रहे हैं, तो ये साहित्यिक चोरी कहलाती है। ठीक, टॉप 5 प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर। तो अब सॉफ्टवेयर होते हैं प्लेजरिज्म चेकअप के। ठीक, 5 साहित्यिक चोरी के परीक्षक सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है ग्रामरली बिजनेस। ये सॉफ्टवेयर है, इसमें आप अपना जो भी आप लिखते हैं उसमें आप डालेंगे तो वो बता देगा कि आप कितना परसेंट जो है प्लेजरिज्म किया है, आपने कितना परसेंट आपने चोरी की है। ठीक, व्याकरणिक व्यवसाय, टर्निटिन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। टर्निटिन है, क्वेटेक्स है। ठीक, plagiarismcheck.org ये वेबसाइट है एक। ठीक, यूनिचेक, ये सब जो है प्लेजरिज्म चेकअप सॉफ्टवेयर है, जिससे आप प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकस ऑन अमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? ठीक, तो अमेलियोरेटिंग मतलब सुधारना। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैंने बताया था किसी सिचुएशन को सही करना, सुधारना, कौन सा टाइप का रिसर्च होता है? मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान। कौन सा होगा बताइए? आंसर फास्ट। बताइए, आंसर करिए फास्ट। देखिए यहाँ पे प्रिवेलिंग सिचुएशन दिया हुआ है। ठीक, मौजूदा स्थिति,
तो यहाँ पे हो जाएगा एक्शन रिसर्च। जब आप मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए यानी कि प्रिवेलिंग सिचुएशन को सुधारने के लिए रिसर्च करते हैं तो ये एक्शन रिसर्च कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्चर इज interested in studying the prospect of a particular political party in an urban area. What tool should we prefer for the study? तो कौन सा टूल लगाएगा ये? एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। ठीक, तो एक राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, तो कौन सा मेथड, कौन सी विधि लगाएगा वो रिसर्च करने के लिए या शोध करने के लिए? ठीक, उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए? बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, शेड्यूल। ठीक, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल, किस चीज का यूज करेगा वो? अर्बन एरिया के लिए है, ये याद रखिएगा। ठीक, रूरल एरिया के लिए नहीं है, अर्बन एरिया के लिए है। आंसर करिए फास्ट। देखिए, अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन होती है वो लिटरेट होती है। ठीक, अब यहाँ पे बताइए, लिटरेट, अगर पॉपुलेशन लिटरेट है तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग? एक, अगर पॉपुलेशन जो आपकी जो आबादी है, रिसर्च की जो शोधकर्ता की आबादी है वो शिक्षित है, तो शिक्षित के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग? कल पढ़े हैं अभी। ठीक, शिक्षित लोगों के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं बताइए? सी, गुड, क्वेश्चनायर मेथड यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चनायर मेथड जो है वो जरूरी होता है इसमें कि पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है? लिटरेट होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई स्टडी करना चाह रहा है तो वो क्वेश्चनायर मेथड यूज कर सकता है। ठीक, रेटिंग स्केल, एक रेट लगा देते हैं। अब रेटिंग स्केल ज्यादातर हो सकता है अशिक्षित लोग यानी कि इलिटरेट लोग जो है वो, क्योंकि आप नंबर लगा दिए वहां पे, सपोज करिए कि 1 नंबर दीजिए, 2 नंबर दीजिए या 3 नंबर दीजिए। ठीक, तो वहां पे वो कोई लिटरेट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, वो कर सकता है। ठीक, इंटरव्यू तो आप किसी का भी कर सकते हैं, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो। स्केड्यूल जो है वो ज्यादातर इलिटरेट लोगों के लिए किया जाता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पिगेट गेव अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दिया था जीन पिगेट ने, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको यूट्यूब क्लासेस में। ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज, तो वो कौन सा रिसर्च था? ठीक, जो उसने थ्योरी दी थी वो कौन सा रिसर्च था ये बताइए। ये ऑन द बेसिस रिपीट हो गया, ठीक है। उनका मौलिक, ये नहीं होगा, मौलिक अनुसंधान है भाई। ठीक, ये रिपीट हो गया है। मौलिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान, या इवोल्यूशन रिसर्च, इवेल्युएशन रिसर्च, मूल्यांकन अनुसंधान, क्या हो? जीन पैकेट की जो थ्योरी है ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो किस में आ जाएगी? फंडामेंटल रिसर्च में आएगी, अप्लाइड रिसर्च में आएगी, एक्शन रिसर्च में आएगी, या इवेल्युएशन रिसर्च में आएगी? मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, या मूल्यांकन अनुसंधान? आंसर फास्ट, सारे लोग आंसर करिए, जितने लोग ज्वाइन किए हैं सारे लोग आंसर करिए।
थ्योरी को इन्होंने डेवलप किया, थ्योरी को डेवलप किया है, यानी कि थ्योरी का फाउंडेशन किया है इन्होंने, तो ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा। सिंपल बात थी इसमें, डेवलपमेंट जहाँ पे आ जाएगा वो फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगी। ठीक, फंडामेंटल रिसर्च कहलाएगी। जीन पैकेट की जो थ्योरी है, जो उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, वो फंडामेंटल रिसर्च में आएगा, मौलिक अनुसंधान में। फर्स्ट पेपर में भी आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा ये रिसर्च का टॉपिक पूरा उसमें भी है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, पीडीएफ भी पढ़ते रहिए। When planning to do a social research, it is better to, अगर आप सोशल रिसर्च की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या बेटर होगा करना, अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, एक ओपन माइंड के साथ टॉपिक को अप्रोच करिए। डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट, मतलब पहले थोड़ा सा पायलट स्टडी कर लीजिए। पायलट स्टडी किसको कहते हैं, जब आप पॉपुलेशन के एक छोटे से पार्ट में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि आपकी स्टडी मतलब सही हो पाएगी या नहीं, वो करने के लिए आप पायलट स्टडी कर लेते हैं। जैसे कोई अगर 5G लॉन्च हुआ, जब 5G लॉन्च हुआ तो कुछ एरिया के लिए पहले दिया गया, तो वो क्या एक तरह का पायलट स्टडी, ठीक, कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। ठीक, तो पायलट स्टडी करना चाहिए। बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये बताना है आपको। ठीक, फॉरगेट अबाउट थ्योरी बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल, थ्योरी के बारे में भूल जाइए क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। सामाजिक अनुसंधान करने की योजना बनाते समय ये बेहतर है विषय पर खुले दिमाग से विचार करें, इसमें फंसने से पहले एक पायलट अध्ययन करें, विषय पर साहित्य से परिचित हों, सिद्धांत के बारे में भूल जाओ क्योंकि ये बहुत व्यवहारिक, ठीक, क्योंकि ये बहुत व्यवहारिक है। चुप रहा है, मैं बता दे रहा हूँ उसको कि क्या है वो। सिद्धांत के बारे में भूल जाओ क्योंकि ये बहुत व्यवहारिक है, ये दिया हुआ है। अब बताइए कि क्या होगा इसमें, आंसर फास्ट। एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, तो थोड़ा फास्ट आंसर करिए, टाइम भी हो गया है। कभी भी जब आप प्लान कर रहे हैं सोशल रिसर्च में स्टडी करने के लिए, तो आपको एक ओपन माइंड के साथ अप्रोच करना चाहिए टॉपिक को। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप ओपन माइंड के साथ, आपके अंदर बायसनेस ना हो। ठीक, मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना होगा, विषय पर खुले दिमाग से विचार करना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभवता नमूनाकरण है। सिंपल, रैंडम, पर्पसिव, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड। हम लोगों ने कल सैम्पलिंग के टाइप पढ़े हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी पढ़ा है। तो इसमें कौन सा ऐसा टाइप है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, ठीक, बाकी तीन जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कौन सा है ये बताना है। तो अगर कल की पीडीएफ आपने पढ़ा होगा तो आज बता ले जाएंगे आसानी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभवता नमूनाकरण है, गैर संभाव्यता नमूनाकरण है, बताइए। आंसर फास्ट। नहीं, स्ट्रेटिफाइड तो नहीं है। देखिए, सिंपल रैंडम, यहाँ पे रैंडम दिया ही है तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा। सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड, ये जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सिर्फ पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। कल हम लोगों ने सारे टाइप्स पढ़े हैं। ठीक, पीडीएफ आप लोग पढ़ा करिए, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पीडीएफ आप पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन का। तो उद्देश्यपूर्ण जो है वो गैर संभाव्यता नमूनाकरण है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है।
परसेप्शन पे। ठीक, और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर लीव करते हैं क्लास।